Very good morning, students. I am Neha Sharma, and we will be continuing our chapter Our Equality. हमने लास्ट क्लास में ओम प्रकाश जी का इंसिडेंट हमने पढ़ा था. उसके बाद में हम सेकेंड स्टोरी पढ़ रहे हैं. ये मिस्टर और मिसेस अंसारी की स्टोरी है. दे आर लुकिंग एन अपार्टमेंट इन अ सिटी, जहाँ पे वो रह सकें, वो रेंट कर सकें उस अपार्टमेंट को. तो वहाँ पर उस सिटी में उन्होंने काफ़ी लोकेलिटीज़ में अपार्टमेंट्स देखे, लेकिन किसी ने भी उनको अपार्टमेंट नहीं दिया. बड़ी मुश्किल से एक जगह अपार्टमेंट मिला उनको बाद में. उससे पहले एक इंसिडेंट होता है कि वो एक जगह पे जाते हैं, तो बाकी सारी बात पक्की हो जाती है. जैसे ही वो अपार्टमेंट की जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो उनका नाम सुनते हैं तो मना कर देते हैं और उनको एक्सक्यूज़ देते हैं. दे गिव देम द एक्सक्यूज़ दैट इन द लोकेलिटी नॉन वेजिटेरियंस आर नॉट अलाउड. जबकि वहाँ पर फ़िश पकने की स्मेल आ रही थी कि द फिश इज़ बीइंग मेड, उसकी उनको स्मेल आ रही थी. स्टिल उनको बाद में ये फ़ील हुआ, इस बात के बाद उनको फ़ील हुआ कि दे हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. और उनका जो डीलर होता है तो वो भी उनको ये बोलता है कि वो एक मजाक के वे में बोलता है कि आपको अपना नाम बदल देना चाहिए. बट डू यू थिंक इट इज़ राइट टू चेंज योर नेम? आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी चाहिए कि आप एक अपार्टमेंट के लिए अपना नाम बदल लेंगे? क्या ये सही है? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन जो था रिलीजन के बेसिस पे, क्या वो सही था? एक अपार्टमेंट ओन करने के लिए कोई लैंडलॉर्ड क्या पूछता है? एक तो वो उस अपार्टमेंट को अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसके पैसे दे सकता है कि नहीं दे सकता, सिंपली. सेकेंडली कि वो जो इंसान है वो कोई सभ्य इंसान हो, अच्छा इंसान हो, इतना ही पूछता है वो. और अगर वो दोनों उसको मिस्टर अंसारी में मिल रहे थे तो एक तीसरा कारण उसको मिल गया उनको मना करने का. वो था कि ही बिलोंग टू सम अदर रिलीजन. क्या? तो दिस शुड नॉट बी हैपनिंग. नाउ रिकग्नाइजिंग डिग्निटी. डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान. आपकी, मेरी, सबकी, हम सबकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जिसको मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है. चाहे हम मेल हों, फीमेल हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, कोई भी हमारा कलर हो, भले हम गरीब हो या अमीर हो. ऐसा नहीं आपके घर पे अगर कोई काम करने के लिए हाउस हेल्प आती है या कोई भी वर्कर आता है किसी भी शॉप पर या कुछ भी है, तो ऐसा नहीं कि वो हमसे नीचे है पैसे में तो हम उसको कुछ भी बोलेंगे. उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी आपकी खुद की है. वो आपसे अपना पैसा फ्री में नहीं लेके जा रहा है, वो आपके लिए काम कर रहा है, तब जाके आप उसको पैसा देते. कोई एहसान नहीं करते आप उस पर. तो उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी आपकी खुद की है. तो देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग. प्लस अगर हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो उसकी डिग्निटी, उसके आत्मसम्मान पे, उसके रिस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा उसको चोट महसूस होती है. इवन एक छोटे बच्चों को भी आप बोल दोगे तो उसकी भी रिस्पेक्ट हो गई है अब तो. छोटे बच्चों को भी फील होती है कि मेरे को मदर ने ये बोल दिया, फादर ने ये बोल दिया, या किसी ने ऐसा बोल दिया. ओके. फ्रॉम द सेकेंड पैराग्राफ, व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड. उनकी जो आत्मसम्मान होता है, उनका जो प्राइड होता है, उसके ऊपर चोट पहुंचती है. इट डिस्ट्रॉयज. बाय पिकिंग ऑन हिम मीन्स उनको कुछ हम ऐसे कुछ टीज़ करते हुए कोई बात बोल देते हैं, चिढ़ाते हुए कोई बात बोल देते हैं. एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल. ये हमने अभी केस पढ़ा था ओम प्रकाश जी का, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि ही वॉज केप्ट आफ्टर द स्कूल टाइमिंग ऑल्सो बाय हिज टीचर, ताकि वो स्कूल को साफ कर सके. किसी और को नहीं रोका जाता था क्योंकि वो दलित थे, इसलिए उनको रोका जाता था. दैट वॉज द बैड थिंग. अंसारीज का क्वेश्चन था इसमें, वो भी इसी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट हुए थे, रिलीजन के बेसिस पे. हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर suggested that they should change their name, it was dignity or self-respect that made them refuse this suggestion. उनका जो सम्मान था. क्यों? क्योंकि अगर आप अपने कल्चर का, अपने रिलीजन का सम्मान नहीं कर सकते, फिर क्या मतलब है? वी शुड बी ट्रीटेड इक्वली. ओके. अभी एक्स्ट्रा बिट में है 539 BC में एक पर्शियन किंग था, साइरस था उनका नाम. एंड ही अबॉलिश्ड स्लेवरी. उन्होंने जो स्लेव्स होते थे, जो
गुलाम होते थे। गुलाम मीन्स कुछ लोग ऐसे होते थे जो गरीब होते थे या अंडर प्रिविलेज्ड होते थे, उनको पैसा दे के ख़रीद लिया जाता था और उनसे अपने सारे काम करवाए जाते थे। गुलाम बोलते थे उनको, स्लेव्स। तो उन्होंने उसको अबॉलिश किया, उन्होंने अलाउ किया कि आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। नाउ इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब आप लोगों को पता है, ऐसी गवर्नमेंट जिसको जनता चुनती है। मोनार्की मीन्स किंग्स, जो किंग का बेटा किंग बनेगा, फिर किंग का बेटा किंग बनेगा, ये एक लीनिएज सी होती है, उसको हम मोनार्की बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी वोट नहीं पड़ते, कुछ भी नहीं होता। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कोई कैंडिडेट लोगों में से ही आता है, लोग ही उसको चुनते हैं। फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। The Indian Constitution considers every person as equal, that is, every individual in the country, including males and females from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds, are considered to be equal. बिना इक्वालिटी के डेमोक्रेसी नहीं सक्सेसफुल हो सकती, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। वाई? बिकॉज अगर डिस्क्रिमिनेशन ही हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो डेमोक्रेसी कैसे हुई? नहीं हो सकती ना। एक मजदूर से लेकर एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक, अंबानी जी तक को सेम राइट है वोट करने का। ऐसा नहीं कि अंबानी जी हैं तो वो 10-10 वोट दे सकते हैं, नहीं। या वो गरीब आदमी है तो उसको एक ही वोट करने को मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं है। उनको भी सेम अधिकार है और सेम लाइन में खड़ा होकर उनको वोट देना पड़ेगा। दैट इज़ द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। Even after this, inequality doesn't cease to exist. But at least in democratic India, the principle of the equality of all persons in there, while earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are many laws that work to see that people are treated with dignity and equality. अब इसके लिए हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा, जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स राज करते थे, when Britishers were ruling us. So what happened that at that time also untouchability, caste system was practiced. And जब हम लोग आज़ाद हुए, when we attained the freedom, what happened is, इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब लॉ बना, तो उसमें कुछ सर्टेन उन्होंने लॉ बना दिए कि अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट सिस्टम विल नॉट बी प्रैक्टिस्ड। ये जो हैं वो कानूनन अपराध हैं। आप किसी को भी इन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगर कहीं किया जाता है तो दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट बॉडी और दैट पर्सन इज़ कन्विक्टेड। उन्होंने कुछ ना कुछ लॉ को ब्रेक किया है। The parliament is the fundamental basis of our democracy and we are represented in it through our elected representatives. अब यहाँ पर क्या होता है, हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स सेलेक्ट करते हैं। कैसे? MP MLAs के चुनाव होते हैं, तो जब उनके इलेक्शन में जो होता है, हमारे एरिया से एक इंसान जो है वो खड़ा होता है इलेक्शंस में और हम उनको वोट करते हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि वो कैसा काम करते हैं। ऐसे नहीं करते कि हाँ ठीक है, ये हम इनको जानते हैं या ये हमारे कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमारे रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम इनको वोट देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। काम जो अच्छा करता है उसको वोट दिया जाना चाहिए। This recognition of equality includes the following provisions of the Indian Constitution. Every person is equal before law, कि हर कोई जो है वो कानून के आगे इक्वल है। दिस मीन्स दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता, अ डोमेस्टिक वर्कर, हैज़ टू ओबे द सेम लॉज। अभी मैंने आपको बताया था ना कि एक छोटे आदमी से लेकर बड़े आदमी तक कानून सबके लिए बराबर है। लॉ इज़ इक्वल। ऐसा नहीं है कि वो बड़ा आदमी है तो मर्डर भी कर सकता है, नहीं। कानून उनके लिए भी उतना ही बराबर है जितना एक गरीब इंसान के लिए। No person can be discriminated against on the basis of the religion, race, caste, place of birth or whether they are male or female. इन किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। Every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops and markets. All persons can use publicly available wells, roads and bathing places. कोई भी ऐसी जगह है जो प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है,
तो हम उसको यूज़ करने के लिए हमारे पूरे अधिकार हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई मना कर सकता है कि आप जैसे प्लेग्राउंड्स की बात करें तो आपके घरों के आसपास गार्डन्स होते होंगे, छोटे बच्चे जहाँ पे आके खेलते हैं, कुछ बड़े भी आके खेलते हैं कभी कभी, तो वहाँ पे ऐसा थोड़ी पूछा जाता है आपसे, क्योंकि वो एक प्राइवेट प्लेस नहीं है, किसी की पर्सनल खरीदी हुई ज़मीन नहीं है। वो उस एरिया के आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनका अधिकार है उस पर, वो आराम से जाके उसमें खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नाउ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, बिल्कुल अबॉलिश हो गई है। ये लॉ के अंदर ही लिखा गया है कि अनटचेबिलिटी इज़ नो मोर इन प्रैक्टिस। The government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution in two ways. Firstly, through the laws. Secondly, through the several government programs and schemes to assist the disadvantaged communities. अब उन्होंने क्या किया, इस चीज़ से, अनटचेबिलिटी से और कास्ट सिस्टम से क्या हुआ कि ऐसे जो समाज के लोग थे, जो दलित्स थे, यानी कि जो अपर क्लास के अलावा जो लोग थे, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। उनको एजुकेशन नहीं मिलती थी प्रॉपर, उनको कुछ खरीदने के लिए, कुछ ज़मीन वगैरह खरीदने के लिए उनको अलाउड नहीं था इतना, ठीक है। लोग जो थे उनको अपने बराबर नहीं बैठने देते थे। पुराने ज़माने की बात है ये, अभी तो ऐसा कुछ होता नहीं, अभी तो लोग नहीं मानते और ना ही मानना चाहिए, बहुत ही बुरी चीज़ है हमारे समाज की। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे जो संविधान है उसने दो तरीके निकाले। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, लॉ बनाया इसके लिए। अगर किसी के साथ भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो वो आदमी कंप्लेन कर सकता है कि मेरे साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सेकेंडली, ऐसे सेवरल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बने हुए हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम्स बनाई है गवर्नमेंट ने, जिसमें क्या हुआ, ऐसे जो समाज के लोग हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको आगे लाने के लिए, उनको और सम्मान देने के लिए उन्होंने कार्यक्रम बनाए। In addition to these laws, the government has also introduced several schemes to improve the lives of communities and individuals who also being treated equally for the past several centuries. These schemes are aimed to ensure greater opportunity for people who did not have this in the past. तो जिनके पास में भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्रयास करती जा रही है धीरे धीरे। अपने जितने भी उन्होंने स्कीम्स निकाली हैं उसमें वो प्रयास कर रहे हैं। दे आर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ दोज अनप्रिविलेज्ड कास्ट। सो ये मिड डे मील स्कीम है। ये मिड डे मील स्कीम, मिड मीन्स जो दोपहर में जो टाइम होता है, मिडल ऑफ द डे। मील मीन्स फूड। स्कीम पता ही आपको स्कीम क्या होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एलिमेंट्री स्कूल्स में, एलिमेंट्री मीन्स फ्रॉम 1st to 5th, ऐसे स्कूल्स में उन्होंने क्या किया कि बच्चों की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की। ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स जहाँ पे मतलब गरीब लोग ही पढ़ते हैं, अब वो बच्चे नहीं आते थे पढ़ने के लिए कई बार, और प्लस उनमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू थी वो बहुत लो थी, क्योंकि जो पेरेंट्स थे वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि उनको खाना खिला पाएँ। सिंपल फूड खिलाते थे वो। पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो थी बच्चे की, बढ़ते बच्चे की ज़रूरत जो होती है बैलेंस डाइट की, वो नहीं पूरी हो पाती थी। तो गवर्नमेंट ने 2001 में इसको इम्प्लीमेंट किया, तमिलनाडु के अंदर सबसे पहले। उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्कूल्स को ये ऑर्डर दिया कि उनके स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, ये जो मिड डे मील स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। और इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ, सबसे पहले तो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू थी बच्चों की वो सही होने लगी, बैलेंस उनको डाइट मिलने लगा। सेकेंडली, सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट अलाउड टू गो स्कूल बिकॉज देयर पेरेंट्स यूज्ड टू से कि अगर वो स्कूल जाएंगे तो हमारे घर पे काम कौन करेगा, हमारे घर पे जो जानवर हैं, जो हमारे घर पे जो कैटल्स वगैरह हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा।
because these poor students used to work in the fields, they used to work for cows and buffaloes and all. तो वो लोग बोलते थे कि हमारे बच्चे तो स्कूल नहीं आएंगे क्योंकि उनको घर पे काम काम होता है, अगर काम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे कैसे, एक ये उनकी एक्सक्यूज़ थी। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आपके बच्चों को हम खाना यहीं पर देंगे, आप अपने बच्चों को स्कूल तो भेजिए। तो इट वाज आल्सो फॉर दैट आल्सो टू अट्रैक्ट देम, वो अट्रैक्ट होकर स्कूल आएँ, पढ़ाई करें, बिकॉज एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप कोई जॉब करो, चाहे ये लोग बाद में जॉब करें चाहे नहीं करें, हाँ कुछ भी है, लेकिन एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि एजुकेशन ना होने से कितने सुपरस्टिशंस, कितने ऑर्थोडॉक्स जो प्रैक्टिसेस हैं वो लोग अभी भी फॉलो करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड, अनपढ़ हैं वो। एंड प्लस इस मिड डे मील की वजह से क्या हुआ कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन थी वो भी ख़त्म होने लगी, क्योंकि स्कूल में सारी कास्ट के बच्चे आएंगे, वहीं बैठ के सेम जगह पे उधर ही बैठ के इकट्ठे खाना खाएंगे। पहले ही अलाउड नहीं होता था गांव में, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर ये चीज़ अभी भी फॉलो किया जाता है उसको। जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं और बड़ी कास्ट के लोग होते हैं उनके बीच में इतने कॉन्टेक्ट्स नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ वही सेम चीज़, वो इलिटरेट है, उनको नहीं पता है कि इक्वालिटी क्या होती है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी एंड प्लीज़ डू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक भी किया कीजिए। थैंक यू सो मच।